Hello friends, I hope you are doing great and welcome to my channel. As we have covered near about the 70 questions in my previous video, if you have not watched, please visit on that and improve your knowledge regarding history. And all the videos are interconnected with each other, and I'm keep on repeating the things in the videos because by doing this such practice you can remember all the things meticulously. Let's get started beginning with the 71st question, and video will be in two language like Hindi and English. 71वां क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन इज with reference to Hyderabad being recognized as a 2023 city of the world, which was recently in the news, consider the following statement. हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है और जो रिसेंटली न्यूज़ में था उसके बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ द ओनली सिटी इन इंडिया टू गेट दिस रिकग्नाइजेशन सो फार. सो फार इसमें फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है. इसमें कह सकते हैं हम इंडिया, इट इज़ द ओनली सिटी इन इंडिया, इंडिया में अकेली सिटी है जो शहर है जो टू गेट दिस रिकग्नाइजेशन सो फार, जिसको यह रिकग्नाइजेशन मिली है. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज दिस रिकग्नाइजेशन इज गिवन बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO. आपने सुना होगा इसके बारे में बहुत बार. इसका हेडक्वार्टर रोम में है. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट? अब तब तक मैं आंसर बताता हूँ आपको, आप खुद से अटैम्प्ट करो जब आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा. एंड द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट हैं. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम इज ए इंटरनेशनल एफर्ट टू रिकग्नाइज सिटी दैट आर कमिटेड टू इंश्योर दैट अर्बन फॉरेस्ट ट्री आर प्रॉपरली मेंटेन, सस्टेनेबली मैनेज एंड ड्यूली सेलिब्रेटेड. इसका मतलब है कि ये पहली बार हो रहा है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बताती है कि अर्बन शहरी जंगल जो हैं प्रॉपर से मेंटेन हैं और अच्छे हैं, मैनेज किया हुआ उनको, और ड्यूली जो उनको चाहिए मतलब उचित, ड्यूली बोलते हैं उनको, सेलिब्रेटेड, और उनको अच्छे उचित सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है. हैदराबाद ऐसी सिटी है जिसमें अर्बन एरिया में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ड्यूली मैनेज है वो. और इसका अदर सिटी जो हैं USA, UK, कनाडा से हैं. इंडिया की ओनली एक हैदराबाद सिटी ऐसी है जो इस लिस्ट में इंक्लूड की हुई है. और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है क्योंकि द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकग्नाइजेशन इज गिवन बाय आर्बर डे फाउंडेशन एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ये आर्बर डे फाउंडेशन क्या है? ये अकेली ऑर्गेनाइजेशन USA की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मैटर में काम करती है. ये और जो कभी भी प्लांटेशन के बारे में जिक्र आएगा तो आर्बर डे फाउंडेशन NGO है. ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमेशा पेड़ लगाने पे, प्लांटेशन करने पे बढ़ावा देती है. तो कभी भी प्लांटेशन का नाम आएगा तो आर्बर डे फाउंडेशन का नाम आएगा. और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये भी UN का एक पार्ट है और जो इसका हेडक्वार्टर रोम में है. 72 क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द हंटर कमीशन, हंटर एजुकेशन कमीशन. हंटर कमीशन भी ये नाम से हम जानते हैं इसको. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट पढ़ते हैं. स्टेटमेंट ए है इट वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन. जो हंटर कमीशन है क्या अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा. बी स्टेटमेंट है इट रिकमेंडेड दैट प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू वर्नेकुलर मीडियम. वर्नेकुलर होता है लोकल, स्थानीय. इसने क्या इसकी सिफारिश थी कि जो प्राथमिक शिक्षा है जो 1st से 5th तक होती है शुड बी इम्पार्टेड थ्रू वर्नेकुलर मीडियम. उसकी जो स्प्रेड करने का क्या है माध्यम लोकल लैंग्वेज होना चाहिए. सी है इट्स रिपोर्ट वाज कंसिडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. एंड डी है इट रिकमेंडेड लिटरेरी एंड वोकेशनली एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल. इसमें आपको आंसर जो पहले क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ना. इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट आंसर कौन सा है, तो इसमें इनकरेक्ट सी है.
बाकी सब ठीक है, क्योंकि मैग्ना कार्टा हमको पता भी है, कल भी मैंने पढ़ा था कि वुड डिस्पैच, जो एक गवर्नर थे वुड, तो चार्ल्स वुड बोलते थे उनको, जो उनके डिस्पैच, उनके जो पारित पत्र था उनमें लिखा गया था एजुकेशन के, उसको ही मैग्ना कार्टा बोला गया। मैग्ना कार्टा क्या होता है, कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जॉन नाम का एक किंग था, थेम्स नदी के पास रहता था, वो ब्राह्मण को बहुत तंग करता था। जो वहाँ के पंडित थे उन्होंने रेबल कर दिया था उसके खिलाफ, क्योंकि वो एट्रोसिटी फैलाता जा रहा था उन पे। लास्ट में क्या हुआ कि एक वो दोनों एक जाके एक बात पे सहमत हुए और उन्होंने एक चार्टर तैयार किया, जिसको ही मैग्ना कार्टा बोलते हैं, जिनसे वहाँ के ब्राह्मण की स्थिति सुधरी थी। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है, स्टेटमेंट ए है, वो करेक्ट है। लॉर्ड रिपन इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन। जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है लॉर्ड रिपन के द्वारा बनाया गया था। और कल भी हमने पढ़ा था लॉर्ड रिपन के बारे में, रिपन को बोला गया है स्थानीय शासन का जनक, पिता। इसने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोल सकते हैं हम, जिसको पंचायतीवाद, मतलब जो भी रूल रेगुलेशन थे उसको डिसेंट्रलाइज किया था, एक सेंटर में समाहित नहीं होते। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, उसको लोकल आदमियों को लिए पहुंचाया था, और जैसे पंचायती राज वगैरह लोकल लेवल पे उन्होंने एमसी वगैरह बनाए थे, और जिससे क्या होता था ऑफिशियल ही पहले लीड करते थे या लेजिस्लेटिव का एग्जीक्यूटिव का काम करते थे। इसके बाद लॉर्ड रिपन ने जो रूल बनाया था उसके बाद क्या हुआ कि लोकल आदमियों को, नॉन ऑफिशियल आदमियों को भी ऑफिशियल डिसीजन लेने में रखा गया था। और इन्होंने ही जो फर्स्ट इंडियन एजुकेशन का कमीशन भी बना था 1882 में, अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ सर विलियम हंटर, ए मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय। जो क्या है, विलियम हंटर क्या था, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे ये। बात करते हैं जैसे 1857 की लड़ाई से पहले, 1857 की लड़ाई से पहले इंडिया में गवर्नर जनरल बोला जाता था उनको, बट जब से ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे प्रभुसत्ता, डोमिनेंस खत्म हो गया, तो तब उसके बाद इंडिया में उस पोस्ट को वाइसरॉय बोला जाने लगा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट, जो विक्टोरिया क्वीन थी वो डायरेक्ट यहाँ पे अपना डोमिनेंस बना लिया, उन्होंने वही गवर्नमेंट चलाने लगी, तो उसको वाइसरॉय बोला गया। उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जैसे हमारी आज भी जो पॉलिटिकल सिस्टम में या जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, एक लेजिस्लेटिव होता है जो अपना रूल बनाते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, और एग्जीक्यूटिव होता है जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, कार्यान्वित करते हैं, मतलब कार्य में लाते हैं। और जो इसमें भी एग्जीक्यूटिव में दो होते हैं, जैसे दो, एक तो होते हैं जो नेता होते हैं एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, जैसे आईएएस अफसर होते हैं। तो इसमें एक तो सिलेक्टेड होते हैं और एक वोटों के द्वारा चुने जाते हैं, एक अपना एग्जाम देके सिलेक्ट होते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं जो कार्य। जैसे बात करते हैं 1857 से पहले इंडिया में गवर्नर जनरल बोला जाता था। 1857 से पहले गवर्नर जनरल बोला जाता था, तो बाद में सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रूल करने लगी, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद इस पोस्ट को वाइसराय बोला जाने लगा, और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जैसे आज भी हमेशा पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो हम इन बातों का जिक्र सुनते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो होता है काम करने वाले होते हैं, उसमें भी दो होते हैं एग्जीक्यूटिव में भी। जैसे जो सिविल ऑफिसर होते हैं, एक होता है जो वोटों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट में काम करते हैं, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह बोलते हैं। तो जैसे अब क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसराय थे ये सर विलियम हंटर, और इंडिया के सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सबसे पहले सत्येंद्र नाथ थे। और इसके बारे में पढ़ते हैं कि इट मोस्टली कन्फाइंड इट्स रिकमेंडेशन टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। इन्होंने कन्फाइंड किया, कन्फाइंड एक बहुत अच्छा इंग्लिश वर्ड है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन स्टाइल में। एक जगह बना हुआ, रिस्ट्रिक्शन लगना किसी चीज़ पे, कन्फाइंड। तो यह प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इन्होंने बस बात की थी, और इन्होंने बोला कि स्टेटमेंट बी करेक्ट है। द कमीशन एम्फेसिस मतलब इन्होंने जोर दिया दैट द स्टेट स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। स्टेट को प्राइमरी एजुकेशन के लिए एम्फेसिस जोर दिया और उसको बढ़ावा देना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू वर्नेकुलर मीडियम, मतलब
आम जो उनकी भाषा है बोलने की, उन भाषा में, लोकल भाषा में उनको प्राइमरी एजुकेशन देना चाहिए। इवन हमारे समाज में आज भी ये रूल लागू है अपने देश में कि जो लोगों को प्राइमरी एजुकेशन उनकी लोकल भाषा में देनी चाहिए, प्रमोट करते हैं। अभी जैसे ये क्वेश्चन इसलिए आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, और उसमें बोला गया था कि हर एक स्टेट को, हर एक डिस्ट्रिक्ट को 3 लैंग्वेज फॉलो करनी है। स्टेटमेंट सी इसमें इनकरेक्ट है क्योंकि वुड डिस्पैच ऑफ 1854, 1854 का वुड डिस्पैच, हमने कल भी डिस्कशन किया था इसके बारे में कि यही मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंग्लिश का, क्योंकि इसमें क्या है, मैग्ना कार्टा के बारे में कल बात की थी हमने क्योंकि वो थेम्स नदी के पास रहते थे राजा, उन्होंने ब्राह्मणों को सताया तो उनके बाद बीच में कॉन्सिलिएशन हुआ, तो उसके बारे में है। तो इसको 1854 वुड डिस्पैच को बोला जाता है, मैग्ना कार्टा, ना कि 1882 के फर्स्ट एजुकेशन कमीशन को। और इसने लॉर्ड रिपन ने फर्स्ट एजुकेशन कमीशन बनाया था और इसी ने हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इम्प्रूवमेंट किया था। और डी आंसर इसका करेक्ट है। It recommended the state secondary level education should have 2 dimension, literary leading to the university, literary पढ़ के तो यूनिवर्सिटी में जाएगा, वोकेशनल होता है व्यवसायिक, कॉमर्शियल करियर, लाइक हम भी आजकल भी वोकेशनल एजुकेशन में पढ़ते हैं, जैसे ITI करते हैं तो उनको वोकेशनल कॉमर्शियल करियर बोलते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडरी होता है मतलब सहायक संगठन, मतलब एक अपर पोस्ट है उसके नीचे सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं, सहायक संगठन। फर्स्ट इसके स्टेटमेंट है, द रूरल एंटर्ड द अलायंस मस्ट डिसबैंड हिज हर ओन आर्मी। इन्होंने क्या बोल रखा है कि डिसबैंड, बैंड क्या होता है, बांधना होता है, डिसबैंड मतलब उसको अपनी आर्मी तोड़ देनी है, उसको आर्मी नहीं रखनी है, सिर्फ अंग्रेज़ों की आर्मी वहाँ पे रहेगी। और वही ऑटोमेटिकली क्या था, पूरे देश को अंग्रेज़ कंट्रोल करना चाहते थे, उन्होंने ऐसा पॉलिसी बनाई थी कि हमारी सेना जो हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस, मतलब जिसको दूसरे राजाओं से खतरा है वो हमारे साथ अलायंस में आ जाए, हमारे साथ संगठन कर ले और सब्सिडरी रहे, हमारा हमसे ऊपर न रहे ना बराबर लेवल में रहे, बट सब्सिडरी रहे, वो अपनी सेना को तोड़ सकता है, हम अपने सेना वहाँ पे रखेंगे। और उसके दरबार में भी एक हमारा कोर्ट, देखो ये सेकंड ऑप्शन में सेम बोला गया स्टेटमेंट में, द रूरल ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट शुड कीप ए ब्रिटिश रेजिडेंट एट हर कोर्ट, मतलब उसको अपने दरबार में कि ब्रिटिश रेजिडेंट को, ब्रिटिश के रहने वाले को रखना है अपने दरबार में। और थर्ड स्टेटमेंट है, द रूरल would acknowledge the East India Company as the paramount power in India। जो रूरल है उसको एक्नोलेज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द पैरामाउंट, इससे ऊपर कुछ नहीं है, पैरामाउंट है, सर्वोत्तम है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आप अपना आंसर गैस कीजिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए कि आप ठीक, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत कुछ सीख लिया है हिस्ट्री के बारे में, अब आपको आंसर स्टार्ट करने चाहिए देने। गलत होता कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से वीडियो से आप सीख के जाओगे कुछ ना कुछ। इसका डी है 1 2 3, तीनों ऑप्शन ठीक है इसके। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज यूज्ड बाय लॉर्ड वेल्लेसली। इसको वेल्लेसली बोलते हैं या इंग्लिश में वेल्लेसली बोलते हैं। तो वेल्लेसली क्या है, सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेल्लेसली ने चलाया था। हम इसको जैसे ट्रिक में बताऊं तो ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी मतलब होता है किसी के मतलब निम्नतम स्तर में जाना, तो सब्सिडरी क्या है, जैसे लेडी है कोई, लेडीज की वैली बोलते हैं, जो देसी भाषा में वर्नेकुलर लैंग्वेज में वैली जो लेडीज पहनती है हाई हील, उनकी वैली जल गई तो वो सब्सिडरी अलायंस में चली जाती हैं, क्योंकि अब उसकी तो वो नीचा समझने लगी अपने आप को, उसकी वैली जल गई तो उसको वो निकालनी पड़ी तो वो नीची हो गई, तो सब्सिडरी अलायंस। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आप कभी नहीं भूलोगे इस ट्रिक से। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया 79-80-05 से। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उससे 100 साल पहले लॉर्ड वेल्लेसली ये थे गवर्नर जनरल थे इंडिया के। और हमेशा क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं ऑल क्वेश्चंस, और हमें ऐसे ही एक दूसरे के रेफरेंस में याद रखना है कि ये चीज़, ये गवर्नर जनरल तब था
ये एक्टिविटी तब हुई थी, तो इसी के टाइम पे हुई होगी। तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अंडर द सब्सिडरी अलायंस द रूलर हैड टू डिसबैंड हिज ओन आर्मी। रूरल को अपनी आर्मी तोड़नी थी, डिसबैंड करनी थी हिज ओन आर्मी, एंड पे एन एनुअल सब्सिडी इन कैश टू द कंपनी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज स्टेट। उसको अपने अंग्रेजों को पैसे देने थे क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। और इंग्लिश फोर्स वाज टू स्टेशन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और वो उसके एरिया में रहती थी क्योंकि वो उसकी रक्षा कर रही थी। हालांकि ये रिवर्ट बैक किया, ये उन्होंने क्या था, पॉलिसी ये थी कि हमारे सैनिक दूसरों के एक्सपेंडिचर पे रहेंगे और ऐसे ही हम एक्सपेंड करते चले जाएंगे, और सब्सिडरी है तो वो हमारे आज्ञा के बिना ना किसी से बिजनेस करेगा, नहीं हमारी जो लोग मैन्युफैक्चर्ड गुड है उनके लिए हमें मार्केट भी मिलेगी। दे वर वेरी क्लेवर एंड दैट्स वाई दे रूल ऑल ओवर इंडिया। And the second statement is also correct. As per the provision of the subsidiary alliance, the rural would accept a British resident in her court. एक दरबार में एक उसको रेजिडेंट को, ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना है, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी दरबार में प्रोसीडिंग्स होंगे उनकी खबर पहुंचाता रहेगा। ये बहुत कनिंग माइंड का यूज कर रहे थे। द स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। अनदर प्रोविजन ऑफ this alliance is that rural would acknowledge the East India Company as the paramount power। वही कि उसको सर्वोत्तम मानना है अंग्रेजों को, और तभी उसका if he were already doing so he would dismiss, मतलब उसको दूसरी यूरोपियन, क्योंकि हमें ये भी याद रखना है कि 1798 के आसपास तो फ्रांसीसी भी थे इंडिया में, तो ये कहता है कि जो अदर यूरोपियन कंट्री का कोई मेंबर उसकी दरबार में है तो उसको भी निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंटी-4th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ द वुड डिस्पैच ऑफ 1854। हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा वुड डिस्पैच, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कन्वर्जन ऑफ वर्नाकुलर स्कूल टू इंग्लिश मीडियम स्कूल। नहीं, उसने क्या है, वर्नाकल जो होता लोक भाषा के जो स्कूल थे, क्या उनको इंग्लिश मीडियम में बदल दिया। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज क्रिएशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन ईच प्रोविंस, प्रांत में, सूबे में। उसने बोल दिया, कल क्वेश्चन में हमने बात की थी कि एक कमेटी बनी थी पब्लिक इंस्ट्रक्शन में। पब्लिक के इंस्ट्रक्शन कैसे होने, किस भाषा में होने चाहिए, क्योंकि ये डिस्प्यूट था एंजलिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट के बारे में बात की थी कि जो अपनी लोकल भाषा को प्रमोट कर रहे थे कि इसमें लैंग्वेज में पढ़ाई होनी चाहिए, जिसमें जेम्स मिल भी एक नाम था बंदे का। और हमने एंजलिस्ट के बारे में बात करी थी, जो चाहते थे कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो होना चाहिए अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि दोनों का मोटो एक ही था कि इंडिया को कवर करना है। बट द थिंग इज दैट दे वर डिफरेंट ओपिनियन, दे वर इन द डिफरेंट ओपिनियन, उनके अलग अलग विचार थे, तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। लास्ट में क्या है, और कल हमने पढ़ा भी था कि जो क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का माइन्यूट आया था, जो लॉर्ड मैकाले का जो था माइन्यूट आया था, उसमें बताया था कि एंजलिसिस्ट को सपोर्ट किया था। और वो लॉर्ड मैकाले क्या थे, वो जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी है उसके चेयरमैन थे, उसको लॉर्ड मैकाले माइन्यूट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के। थर्ड स्टेटमेंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एट कलकत्ता एंड बॉम्बे एंड मद्रास। हम क्या इससे जो एस्टैब्लिश हुई थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटियाँ, मैं आपको बता दूं कि कल हमने पढ़ा था या परसों पढ़ा था कि 1817 में बंगाल में सबसे पहला यूनिवर्सिटी बन गया था, और जो कि कोई लैंग्वेज से उसका कोई मतलब नहीं था, सेक्युलर थी वो। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इज अबव करेक्ट। आप अपना आंसर देखिए और बताइए कौन सा आंसर आपको ठीक लगता है। सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन इसका ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर चार्ल्स वुड द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कल हमने भी पढ़ा था एक बात और, कि यहाँ पे जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके थ्रू देखा कि वो कंपनी के जो कर्मचारी हैं करप्शन कर रहे थे। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट वहाँ से चलाने लगी और उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया, उसके तहत भी इन्होंने क्या किया, 2 टीम बना दी। मैं कल भी बताया था कि जो 24 आदमी थे, वो 24 आदमी इंग्लैंड में रह रहे थे और 4-4 साल के लिए सिलेक्ट होते थे। उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते थे, जो इंग्लैंड में रहते थे। जो इंडिया में थे उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलते थे। जो कंपनी के आज भी
कंपनियों में से होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहते हैं, बोर्ड मेंबर बोल देते हैं उनको मोस्टली। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये लगाओ आप, आज के जो फिलहाल की प्रेजेंट में लगाएं तो उसको पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं। जो पार्लियामेंट में कमेटी बनती है ना, जो स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं, जिसको कोई भी रेजोल्यूशन चलाना होता है तो पहले उनको डेलिब्रेशन या डिबेट करने के लिए दे देते हैं, तब जाके कोई रूल इंडिया में बनता है। तो इन्होंने पूछा कि सर चार्ल्स वुड द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। चार्ल्स वुड थे जो यहाँ पे प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो पार्लियामेंट्री कमेटी टाइप में थे, उसके चेयरमैन थे चार्ल्स वुड, जिन्होंने 1854 में लेड डाउन द पॉलिसी विच बिकेम द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। उन्होंने अपने सिद्धांत दिए जो क्या है एजुकेशन सिस्टम का यहाँ पे बेस बन गया। अब देखो हमने दोनों चीज़ पढ़ी है, 1854 में ही एजुकेशन के लिए बोल दिया गया था, बट जो एजुकेशन जो कमीशन आया था 1882 में पहला आया था, बट एजुकेशन में सबसे बड़ा नाम होता है मैग्ना कार्टा बोलते हैं 1854 का, जो वुड्स डिस्पैच, डिस्पैच मतलब परिपत्र बोलते हैं। This came to be known as the Wood Dispatch. It rejected the downward filtration theory. अब जैसे कल हमने पढ़ा था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, डाउनवर्ड ट्रिकल डाउन अप्रोच बोल दो इसको, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब रिस के जाएगी। क्या होता था, अंग्रेजों ने पहले पॉलिसी बनाई थी कि हम कुछ ही क्या एलीट ग्रुप हैं, जो पैसे वाले आदमी हैं, उनको ही एजुकेटेड करेंगे, उनको देंगे काम की एजुकेट करने का, मासेस को, जो जनता को वो है वो ही करेंगे। तो वो क्या है, जिससे वो कम हो पाएगा और वो नीचे वाले गरीब रहेंगे, और जो एलिट हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे मिक्स होके उनके ऊपर राज करते रहेंगे जो गरीब हैं। और कि उनका पॉलिसी ये थी कि मतलब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब छट के सब में एजुकेशन जाएगी, हम पहले कुछ स्पेशल मेंबर को पढ़ाएंगे, वो आगे आगे पढ़ाते जाएंगे। और इसने क्या अबोलिश कर दिया, उसने मैग्ना कार्टा इसलिए बोलते हैं, वुड डिस्पैच ने ये अबोलिश कर दिया, बोला सबको मास एजुकेशन मिलनी चाहिए। स्टेटमेंट 1 है इसकी इनकरेक्ट है। द डिस्पैच रिकमेंडेड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्राइमरी लेवल वाज टू बी वर्नाकुलर वाई हाई लेवल्स वुड बी इन द इंग्लिश, दस इट डिड नॉट रिकमेंड द कन्वर्जन ऑफ द, उन्होंने कन्वर्जन नहीं बोला, उन्होंने बोला हाँ हायर जो स्टडी है वो इंग्लिश में होनी चाहिए, बट लोकल बेस की वर्नाकुलर में होनी चाहिए। यही बात हमें याद रखनी है, वुड डिस्पैच ने यही बात बोली थी, प्राइमरी वर्नाकुलर में रहेगी और हायर एजुकेशन इंग्लिश में रहेगी, और जो कि आज की भी पॉलिसी है हमारी इंडिया की। तो इसलिए हम बोलते हैं ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वुड डिस्पैच का बहुत बड़ा योगदान है। द क्रिएशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ईच ऑफ द 5 प्रोविंस कंपनी टेरिटरी वाज द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ डिस्पैच। उन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, अब कल हमने बात की थी कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी बनी थी, उसके प्रेसिडेंट थे मैकाले, और मैकॉले माइन्यूट बहुत फेमस नाम से है। 1833 का जब चार्टर एक्ट आते थे उसी के टाइम की बात है। चार्टर एक्ट 1813 में बने थे, 33 में बने थे, फिर 53 में बना था। 20 साल के लिए पहले डिमार्केशन पहले 20-20 साल के लिए होती थी, 1853 वाले के लिए 20 साल के लिए डिमार्केशन नहीं हुई थी, और ये हमने कल और पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम। तो वही बता कि पहले बोल रहे थे कल तो हमने बात की कमेटी की, इन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट बनना चाहिए पब्लिक इंस्ट्रक्शन का, जो लोगों को जनता को इंस्ट्रक्शन देने के, हर मतलब 5 प्रोविंस के 5 सूबों के लिए एक पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बनना चाहिए। ये वुड डिस्पैच की रिकमेंडेशन थी। एंड द स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एट कलकत्ता बॉम्बे मद्रास वाज इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। एस्टैब्लिशमेंट किया था इन्होंने कि इनमें यूनिवर्सिटी वगैरह भी बननी चाहिए। और मेजर रिकमेंडेशन क्या थी इनकी, एक लास्ट में एक बात जान लेते हैं कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्क ग्रेडेड स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल एंड एलिमेंट्री स्कूल। इन्होंने बोला कि हाई स्कूल होना चाहिए, मिडिल स्कूल होना चाहिए, एलिमेंट्री बेसिक स्कूल होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल भी बोल देते हैं जिनको। द एस्टैब्लिशमेंट टीचर ट्रेनिंग स्कूल भी होना चाहिए। इसलिए हम वुड डिस्पैच हो, क्योंकि उन्हें टीचर की ट्रेनिंग देना दी, प्राइमरी सेकेंडरी और मिडिल स्कूल भी बना दिए। इंट्रोडक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ द ग्रांट्स इन एड फाइनेंशियल हेल्प टू स्कूल, और उन्होंने ग्रांट इन एड होता है जो फ्री में मिले, मतलब एड ग्रांट्स मैंने पैसा और एड मैंने सहायता के लिए, उसका ना कभी ब्याज लिया जाता ना उसका जो मेन प्रिंसिपल है वो रिटर्न होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड मैंने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ये प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, और हिंदी स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा, इंग्लिश के लिए भी होगा, सब अपना बेनिफिट उठा सकते हैं यहाँ से। 75th क्वेश्चन है, with reference to the reign of the Tipu Sultan consider the following statement। रीन होता है
उसका राज्य मतलब उसका राज था, उसकी जब चलती थी टीपू सुल्तान के टाइम पे। ही इंट्रोड्यूस ए न्यू कैलेंडर। कल भी हमने या प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था कि टीपू सुल्तान और हैदर अली बहुत ही ब्रेव सोल्जर थे और ब्रेव राजा थे, और टीपू सुल्तान 1799 में बहुत ही ब्रेवरी की डेथ हुई थी उनकी, और वो लड़ते लड़ते मरे थे। और इनसे ही अंग्रेज़ों को बहुत खतरा होता था इंडिया में। मराठों और हैदर अली और टीपू सुल्तान से इनको बहुत खतरा होता था अंग्रेज़ों को, और ये फ्रांसीसियों के हाथ में लाता था। और इन्होंने क्या है, इनकी जो आर्मी थी मॉडर्नाइज थी। इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि ये मॉडर्नाइज आर्मी थी इनकी बहुत सारी। इनकी पॉलिसी भी अच्छी थी इनके एरिया में, और ये बाहर दूसरे देशों से ट्रेड भी करते थे उस टाइम पे। जो हम आज करते हैं वो ये पहले 1700 के जो 18वीं सदी का लेटर हाफ में ये वहाँ पे बिजनेस भी करते थे। अब इसके बारे में स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ही इंट्रोड्यूस ए न्यू कैलेंडर इन हिज किंगडम। उसने अपने राज्य में एक नया कैलेंडर बनाया। हाँ, उसका पॉलिसी हमेशा नई नई आती रहती थी। ही बिकम ए मेंबर ऑफ द जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब होता था कि बिजनेस के लिए, जैसे जैकोबियन जगह है कि यूएसए में, क्या उसका वो जो व्यवसायिक के लिए रहते थे उस क्लब के मेंबर थे ये। जगह का नाम है तो वहाँ पे क्लब बना दिया था बिजनेसमैन ने अपना मिलके, तो इसलिए जैकोबियन क्लब बोलते हैं उसको। ही सेंट एम्बेसीज टू ईरान एंड पेगू टू फोर्ज अलायंस अगेंस्ट ब्रिटिश। देखो पेगू है म्यांमार की जगह, म्यांमार और ये ईरान। उसने एम्बेसीज, तो उसने क्या है अपने जो राजदूत थे वहाँ भेजे थे कि हम म्यांमार के साथ हाथ मिला लेंगे, ईरान के साथ हाथ मिला लेंगे और अंग्रेज़ों को थ्रास कर देंगे यहाँ से। वी विल एवेक्टेड इंग्लिश मैन फ्रॉम द हेयर एंड द विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज अबाउट करेक्ट। इसमें करेक्ट पूछा गया, और तब तक अपना आंसर आप सोचो और मार्क करो, देखते हैं ठीक करते हो या गलत करते हो। फर्स्ट एंड सेकेंड आपका करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। एक्सप्लेनेशन में है टीपू सुल्तान हु रूल्ड मैसूर टिल हिज डेथ द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश इन 79। उसके अंग्रेजों के द्वारा मृत्यु हुई थी 1799 में। ही वॉज ए मैन ऑफ कॉम्प्लेक्स करेक्टर। उसका जटिल करेक्टर था बहुत ज़्यादा। एंड हिज डिजायर टू बी चेंज द टाइम्स वॉज सिम्बलाइज। उसके जो इच्छा थी टाइम को चेंज करने की, तो उसको सिम्बलाइज माना जाता है विद इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैलेंडर। क्या न्यू कैलेंडर भी उन्होंने बनाया, कोइनेज सिस्टम, सिक्के बनाए, वेट्स एंड मेजर भी बनाए। हिज पर्सनल लाइब्रेरी थी भी उनकी, जो बुक्स कंटेन सच डाइवर्स सब्जेक्ट्स, रिलीजन, हिस्ट्री। इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए थे अपने राज्य में। ही शोड ए कीन इंटरेस्ट इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फ्रांसीसियों से बहुत इम्प्रेस रहते थे और ये फ्रांसीसी का सपोर्ट भी करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। ही प्लांटेड ए ट्री ऑफ लिबर्टी एट द श्रीरंगापट्टनम, बिकम ए मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब मैंने बता ही दिया कि आपको यूएसए की एक जगह थी, वहाँ पे बिजनेसमैन रहते थे, उस क्लब का भी ये मेंबर बन चुके थे। उन्होंने क्या है, अब थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। टीपू आल्सो सीम्स टू हैव ग्रेस्प द मॉडर्न ट्रेड एंड इंडस्ट्री। उसने मॉडर्न ट्रेड एंड इंडस्ट्री ग्रेस्प कर ली थी, ज्ञान कर ली थी। ये बहुत अच्छा वर्ड है यू, जैसे हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट बिकॉज आई एम आल्सो गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट द इंग्लिश। like you can use this word grasp. He want to grasp all the knowledge whatever I am studying here, I am like teaching here. And the question पे आते हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री की। in fact he understood the importance of the economic strength as the backbone of the military. उसने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की, क्योंकि पता है इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होगी तो मिलिट्री अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। he made some attempts to introduce modern industry in India. उन्होंने क्या है वर्कमैन एक्सपर्ट के रूप में इंडस्ट्री भी बनाई। उन्होंने क्या है एम्बेसी बिजनेस भी करते थे पेगू म्यांमार से और ईरान से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल विच ऑफ वाज रिसेंटली इन यूज। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके बारे में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, जो कि ये निर्णय देता है, ये सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। और इसके बारे में स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन के। इट इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
एंड द थर्ड ऑप्शन इज इट इज़ द सेम पावर एज दैट ऑफ द सिविल कोर्ट, ये मैंने बता ही दिया आपको। एंड इट हियर्स एंड डिस्पोजेज ऑफ द अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर पास बाय द पेंशन फंड रेगुलेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। क्या बोला गया है कि इसमें कौन सा आंसर ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें आपका डी आंसर ठीक है, और मतलब चारों के चारों स्टेटमेंट ठीक है। अब इसमें क्या गया है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल हैज स्टेड ए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑर्डर विच इम्पोज्ड ए फाइन ऑफ 1 करोड़। अभी क्या है, जो सेट है, सेट बोल देते हैं इसको, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसने क्या किया था, हैज स्टेड ए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इम्पोज। अब क्या, सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ने एचडीएफसी पे 1 करोड़ का फाइन लगा दिया, तो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी कि आप इस पे स्टे लो। अब ये जो बैंक है एचडीएफसी बैंक, ये सेबी को 1 करोड़ रुपए नहीं देगा। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ये स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी होता है विधान के द्वारा बनाई हुई, जो पार्लियामेंट में लॉ बनाई हुई। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूटरी बॉडी बोलते हैं जिनका पहले से ही संविधान में बुक में लिखा गया है, अपनी संविधान की किताब में। और स्टैट्यूटरी होती है जो गवर्नमेंट लॉ बना के बनाती है। और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो सिर्फ जैसे गवर्नमेंट क्या है, इसमें क्या है, स्टैट्यूटरी में पार्लियामेंट में लॉ बनता है, और जो सिर्फ गवर्नमेंट अकेली जो पावर में है वो बनाती है, उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही प्लानिंग कमीशन बना था और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही नीति आयोग बना हुआ है। और ये क्या है, एस्टेब्लिश अंडर दी सिक्योरिटी एंड एक्ट है, ये जो सेबी का एक्ट है उसी के अंडर ये भी बनी हुई है, सेट भी। और द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सेट सेल अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन, इट हैज़ द सेम पावर ऑफ द सिविल कोर्ट, जैसी पावर होती है इसके, अगर कोई अनसेटिस्फाई है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है इसके बाद। और टू हियर एंड डिस्पोज ऑफ द अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर बाय द, मतलब क्या है, सेबी और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी एंड इंश्योरेंस रेगुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी, 3 अथॉरिटी हैं। क्या हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, देखो वित्त विभाग होता है हमारा, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हमारा इकोनॉमिक के रिलेटेड मंत्रालय होता है, जिसका काम होता है कि जो हमारे देश में पैसा बजट एलोकेशन करना, सभी चीज़ों को, स्कीमों को, ये वो, तो भी जो क्या है इसका, उसके अंदर सेबी आता है और ये PFRD आता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट हो गया, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी हो गया। तो इनके खिलाफ ये डिसीजन लेते हैं किसी चीज़ के खिलाफ, किसी कंपनी बैंक के खिलाफ कि आप पे इतना टैक्स है, तो उसके खिलाफ जो अपील आता है उसको सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल देखता है कि कोर्ट का क्या हुआ था। गवर्नमेंट ने इसलिए बनाए थे, ट्रिब्यूनल बोलते हैं इनको। अब CAT भी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो ऑफिसर होते हैं उनके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, या फिर अभी जैसे वाटर डिस्प्यूट चल रहे थे स्टेट के बीच में, तो वहाँ पे भी वाटर बॉडी डिस्प्यूट जो था उनका रिजोल्व करने के लिए, तो इनको बनाया गया था कि जितने भी ट्रिब्यूनल हैं ये इसलिए बनाए गए थे क्योंकि ये जुडिशरी का बर्डन कम हो। और बट अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा, ये कि जुडिशरी का बर्डन तो कम होता ही नहीं, इनके खिलाफ दोबारा से हाई कोर्ट में अपील जाती है, और जिसकी वजह से ये कोई काम नहीं कर रहे। गवर्नमेंट ने फिलहाल ही बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उनको खारिज किया, क्योंकि इनमें रिटायर्ड जो जजेस थे कोर्ट के वो रहते थे, तो बोल रहे थे कि ये जो स्टेट के या गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे बर्डन है, ये रिजोल्व नहीं कर रहे इशू को, इसलिए एक करंट में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन्स ऑफ रश ऑफ फॉरेन कैपिटल टू इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में, मतलब 1800 से लेके 1900 तक इंडिया में रस व भीड़ लगी फॉरेन कैपिटल, अंग्रेज मतलब बाहर के देशों की कैपिटल क्यों आई, क्या क्या रीजन थे। द स्टेटमेंट 1 इज प्रोस्पेक्ट ऑफ द हाई प्रॉफिट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, चीप एंड रेडिली अवेलेबल प्रोसेस्ड मटेरियल एंड द डिमिनिशिंग एवेन्यू फॉर द इन्वेस्टमेंट इन देयर होम कंट्री। इसमें ऑप्शन है क्या हाई प्रॉफिट थे, प्रोस्पेक्ट्स मतलब क्या देखा जा रहा था कि सोचा जा रहा था कि हाई ज़्यादा फ़ायदा है इंडिया में, क्या चीप लेबर थी, सस्ते मजदूर थे यहाँ पे, चीप रेडिली अवेलेबल प्रोसेस मटेरियल था कि यहाँ पे प्रोसेस मटेरियल सस्ता मिलेगा, एंड द फोर्थ वन डिमिनिशिंग एवेन्यू फॉर द इन्वेस्टमेंट इन देयर होम कंट्री। डिमिनिशिंग मतलब कम होना, एवेन्यू रिसोर्सेज साधन कम हो गए, क्या उनके जो
फॉरेन कंट्री थे उनके देश में इन्वेस्टमेंट करने के साधन कम हो गए थे क्या उनके खुद के देश में। तो क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कौन सा है, तब तक मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर डी है, इसका फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ठीक है, क्योंकि जो थर्ड आंसर में बोला गया कि रॉ मटेरियल के लिए इंडिया था, ना कि प्रोसेस फूड के लिए था, प्रोसेस मटेरियल के था, सॉरी। एंड रश ऑफ द फॉरेन कैपिटल टू इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, इसमें बोला गया कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हुई क्योंकि इंडियन रिसोर्सेज को वो खुद के अपने बेनिफिट के लिए लूटना चाहते थे अंग्रेज, क्योंकि उन्होंने क्या किया, हाई प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा फायदा कमाना चाहते थे, क्योंकि रेलवे को उन्होंने पैसा दिया जहाँ गारंटीड रिटर्न 5% है। और इस क्वेश्चन का लिंक पहले से ही है, जैसे कि कई बार यूपीएससी में और कोई एग्जाम में आता है कि क्या इंडिया के लिए बेनिफिशियल था, अंग्रेजों ने जो काम किया, स्टेप लिया, इसमें मेंस में क्वेश्चन आता है। तो इसका क्या है, देखो यहाँ पे गारंटीड रिटर्न, उन्होंने इंडिया वालों को लोन दे दिया 5% ब्याज पे, गारंटीड हो गया कि 5% ब्याज मिलेना है यहाँ पे, और रेल का कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट कर दिया, यहाँ से 5% ब्याज ले गए। और देखो उन्होंने रेल का सबको पता है कि वो अंदर से अंदर कनेक्टिविटी नहीं की, जस्ट उन्होंने क्या किया, एक जगह से जहाँ पे कच्चा माल मिलता था वहाँ से पोर्ट बंदरगाह तक कनेक्टिविटी की, और वहाँ से अपना माल लेके चलते बने, और 5% ब्याज भी ले गए। इसलिए ये बोलते हैं कि उसी टाइम पे कैपिटल आई, क्योंकि पता अश्योर रिटर्न आएंगे, 5% ब्याज मिलेगा, और यहाँ के जो रिसोर्स को हम यूटिलाइज करेंगे, और सारा यहाँ से सब बाहर ले गए। और सेकंड क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो उनके लाइवलीहुड से सबसे, तभी तो हमारे गांधी जी बोलते थे कि अपने हाथ से काम करो, कपड़ा बुनो, जो चरखा चलाते थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हाथ के कष्टकार थे, उनका सब कुछ, हाथ से जो कारीगर थे उनका सब कुछ खो दिया। तो अब उनके लाइवलीहुड के रिसोर्सेज एग्जॉस्टेड हो गए, सब खत्म हो गए। तो उसके बाद वे इनकी कंपनियों में काम करने लगे सस्ते रेटों में। और क्या है, ये थर्ड का किस लिए गलत है, क्योंकि वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेना चाहते थे, ना कि प्रोसेस इंडस्ट्री थिंग्स यहाँ बिकती थी, यहाँ से ले जाते थे, क्योंकि यहाँ तो वो सिर्फ बेचने के लिए आते थे, प्रोसेस इंडस्ट्री जो माल था। और जो फोर्थ है कि वहाँ पे अंग्रेजों के रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट के उनके देशों में कम होते जा रहे थे, क्योंकि कंपटीशन था यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्टिट्यूटिंग द पील कमीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया। पील कमीशन का बनाने का कारण क्या था, और जो पहला इसका ऑप्शन है उसका बोला गया टू मूव द कंपनी यूरोपियन ट्रूप्स टू सीरीज ऑफ द क्राउन। क्या कंपनी के जो पील कमीशन के था, जो कंपनी के यूरोपियन ट्रूप्स थे, जैसे प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी उसके ट्रूप्स थे खुद के, तो क्या है वो सर्विसेज ऑफ क्राउन, जो जहाँ पे इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट थी उसके सेवा करने के लिए ये कमीशन बनाया कि यहाँ से आदमी को अंग्रेजों की सेवा करने के लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग से सिपाही थे, वो प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी, और जो क्राउन था जो वहाँ पे महारानी थी उसके सेवा करने के लिए क्या उनको भेजा गया था पील कमीशन, इसे पूछा गया है, पर सर्विस प्रदान करने, सेवाएं देने के लिए। और बी ऑप्शन है टू इंश्योर दैट आर्मी हैज ए हेट्रोजेनियस कंपोजिशन। होमोजेनियस होता है सिमिलर, हेट्रोजेनियस होता है डिफरेंट। और सी है टू एंड द एरा ऑफ एक्सपेंशन एंड एनेक्सेशन। क्या उसका एंड करना था, समाप्त करना था, एक्सपेंशन फैलाने की और एनेक्सेशन कब्जा करने की। और डी था टू रेगुलेट द रूल्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। क्या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के कंडक्ट करने थे, क्या रूल उन्होंने इसलिए किया था। आंसर बताओ आप कौन सा लगता है आपको, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, बाकी इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट इसका इनकरेक्ट है। क्या था, जो आर्मी अमालगेशन स्कीम थी 1861 की थी, जिसका मतलब उसने पूछा ना कि आर्मी अमालगेशन स्कीम थी 1861 का जो रूल था, कंपनी के जो थे, कंपनी के यूरोपियन ट्रूप्स थे, जो अंग्रेज यूरोपियन कंट्री के भी यहाँ पे कंपनी अपने ट्रूप्स लेके आई हुई थी, उनको क्राउन की सेवा करने भेजती थी, पर उसका रूल का नाम था द आर्मी अमालगेशन। अमालगमेशन मतलब मिला हो आर्मियों को, यहाँ के जो ट्रूप हैं कंपनी के प्राइवेट, उनको यूरोपियंस को क्राउन की सेवा के लिए भेज दिया गया था, पर उसका रूल था ये आर्मी एक्ट 1861 का। और उन्होंने क्या जगह जगह पे अपने स्किल अप इम्प्रूव करने के लिए उसको, या इसको एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ से कि लिंक्ड बटालियन क्या होती है। लिंक्ड बटालियन ये होती है कि
यहाँ पे जो सिपाही हैं उनको वहाँ ट्रेन करने के लिए, सेवाएं करने के लिए इंग्लैंड में भेज दिया जाता था। उनका इसमें दक्षता रिवैम्प्ड, दोबारा से उनकी उन्नत बनाने के लिए इंग्लैंड में जाने पर, क्योंकि इंग्लैंड की आर्मी से इन्वॉल्व होंगे, वो वहाँ से कुछ चीज़ें सीखेंगे। और इसका बी करेक्ट आंसर है द पील कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड 1857 में बना। क्या बात थी, देखो 1857 की क्रांति हुई थी, हमें पता है। उसमें क्या था कि इन्होंने देखा कि इसके अब भी जैसे कोई भी डिजास्टर होता है या कुछ भी यहाँ पे होता है, जिसके जैसे कारगिल लड़ाई के बाद भी हमने एक कमेटी बैठाई थी कि क्या हुआ, क्या दिक्कत आई, क्योंकि उन्होंने हमारी टेरिटरी को कंट्रोल कर लिया पाकिस्तानियों ने। वैसे ही जैसे 1857 की विद्रोह हुआ तो उन्होंने देखा कि जो आर्मी थी वो रेबेलियन हो रही थी, विद्रोह कर रही थी, क्यों, क्या कारण है, उसको रिजोल्व करना चाहती थी, क्योंकि वो यहाँ पे राज करना चाहते थे। उन्होंने कमीशन बनाया, अब भी कमीशन बनते हैं, पहले भी कमीशन बनते थे, तो कमीशन बना दिया, एक कमेटी बोल दो उसको, कमीशन बोल दो। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन आर्मी आगे कंपोजिशन क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, मिक्स कर दिया। पहले क्या था, एक जगह जैसे यूपी में है तो यूपी के आदमियों को, बंदों को, जाट को या जो भी राजपूत है उनको इकट्ठा कर लिया, उनको भर्ती कर दिया। अब उनके साथ में क्या कम्बिनेशन रहता था, और जो राजपूत था, जो राजपूत क्या है, पब्लिक पे कभी भी अटैक नहीं करेगा, जो मतलब जिस भी धर्म का था और उसी एरिया में वो रहता था, तो वो कभी भी किसी पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उसके क्लोज वन है और उसके नियर एंड डियर वन है। और अंग्रेज तो ऐसा चाहते नहीं थे, क्योंकि उनको तो ये था कि मेरा ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, हेट्रोजीनियस बना दिया, मिक्स कर दिया। जाट रेजिमेंट में बंगाली या बिहार का या जो भी बंदा, उसने मिक्स कर दिया, हेट्रोजीनियस है सब देशों को, और यहाँ से वहाँ से सब उसको मिक्स कर दिया। और आज भी ये इंडिया में पॉलिसी फॉलो होती है मिलिट्री के डिप्लॉयमेंट पे या सिलेक्शन पे, क्योंकि आज क्या है, सबको पार्टिसिपेट दिया जाता है। और ये भी एक मेन रीजन है कि एक बंदे की यहाँ से दूसरी जगह पोस्टिंग आती है, ये पॉलिसी अंग्रेजों से ही चली हुई है। क्योंकि अगर कोई विद्रोह होता, कुछ होता है, तो उसकी वहाँ की आर्मी को, मिलिट्री को बोला जाएगा सप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए विद्रोह को। पर कोई जो वहाँ का लोकल बंदा हुआ अपने बंदे का फेवर करेगा, और इससे प्रॉब्लम हो सकती है सरकार को। सेम पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी और अलग अलग जगह पोस्टिंग दे दी थी बंदों की, क्योंकि ये अगर कोई विद्रोह होगा तो उसको दबा देगा, इसलिए इसको पील कमीशन बोलते हैं। हम इसको याद रख सकते हैं, पील कमीशन। गवर्नमेंट ने, आर्मी में दरार आ गई थी, पील ऑफ होता है किसी चिप उतरना किसी चीज़ की, मेटल की। वैसे ही हम इसको आइडिया लगा सकते हैं कि उसमें मिलिट्री में दरार आ गई थी, तो उन्होंने उसको दरार को भरने के लिए या उसको हेट्रोजीनियस बनाने के लिए, राष्ट्रीयता, नेशनलिटी की भावना देने के लिए उसको इन्होंने बना दिया था। और जिसका सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग था जो दरबार एट इलाहाबाद इशूड क्वीन प्रोक्लेमेशन, जो इलाहाबाद में दरबार था उसमें क्वीन की घोषणा की थी कि 1 नवंबर 1858 को, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद सीधा क्राउन यहाँ पे अपना वो राज्य चलाने लगा था। और क्राउन ने बोल दिया था, जो कि लेडी थी वहाँ पे, उसने बोल दिया था कि हम एक्सपेंशन अब अपना कंट्रोल ऐसे नहीं करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, ये है वो है। तो ये पर इसकी इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन के थ्रू किया गया था, ना कि पील कमीशन की, इसलिए इनकरेक्ट है। और ये डी ऑप्शन भी इसका करेक्ट है, क्योंकि 1857 इनमें प्रोक्लेमेशन 1858 में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 वाज पास विच वाज गिवन इम्प्रेशन। क्या है, 1861 में सिविल सर्विस एक्ट भी आया था। क्या था पहले सिविल सर्विस, स्टार्टिंग में क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हायर ऑफिशियल थे, उनको सिविल सर्वेंट बोलते थे। फिर क्या किया कि 1857 के बाद तो विक्टोरिया सीधा यहाँ पे राज करने लगी, जो इंग्लैंड की महारानी थी। उसके बाद उन्होंने रूल बना दिया कि हाँ, कुछ हम इंडियंस को लुभावना दे दिया कि आगे विद्रोह ना करेंगे, इंडियंस को भी सिविल सर्वेंट बनाएंगे। नहीं तो क्या था, सिविल सर्वेंट की पुरानी हिस्ट्री है कि ये मुगल्स भी करते थे, गुप्ता भी करते थे, सब पीरियड वाले, क्योंकि उसमें मनसबदार होते थे कर इकट्ठा करने के लिए। तो 1857 से पहले क्या इंडिया में क्या था, मिलिट्री और सिविल ऑफिसर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, कोई डिमार्केशन नहीं था कि ये इसका ज्यूरिडिक्शन है, ये जिसका ज्यूरिडिक्शन है। बट 1861 के बाद ये आ गया कि मिलिट्री के ऑफिशियल अलग रहेंगे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अलग रहेंगे, क्योंकि उनका काम अलग है, उनका काम अलग है। मिलिट्री का फाइट करना दूसरे कंट्री के साथ है, पर इनका अलग काम करना है। तो इन्होंने रूल बना दिया और इंडियंस को सिलेक्ट कर दिया। एक कंडीशन रखती थी 1861 में कि जो इंडियंस है, आदमी है, यहाँ 7 साल से रह रहा है, वही उसमें अप्लाई कर सकता है। और कुछ सिलेक्टेड बंदे थे जिस पोस्टों के लिए जाते थे।
हालांकि इसके बारे में अगर मैं पहले भी हमने कल बात की थी, कोऑर्डिनेटेड अनकोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड अनुबंधित होता था, अनुबंधित पोस्ट से वो होती थी जिन पे सिर्फ हायर ऑफिशियल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की कंट्री के लगेंगे, और जिन पे अनकोऑर्डिनेटेड होते थे वो इन पे लगे थे। तो ये बाद में फिर अमेंडमेंट आते गए, ये चेंज हो गए, 1861 में आ गया कि इंडियन भी साथ ले सकते हैं, पर वो हायर ऑफिशियल में नहीं थे, लोअर पोस्ट पे ही थे, क्योंकि जो कोऑर्डिनेटेड सर्विस थी वो उनके लिए, अंग्रेजों के लिए रखी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉर्नवालिस कोड। कल भी हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ा था, क्योंकि इन्होंने तो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम बना दिया था। कि ड्यूअल का क्या था कि पैसे इकट्ठे करने का, कर इकट्ठा अलग करेगा, मजिस्ट्रियल पोस्ट के अलग होगा। तो इनको वैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस को जैसे हमारी सिविल सर्विस का पिताजी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सिविल सर्विस को, क्योंकि रिवेन्यू करने वालों को अलग बांटा था और मजिस्ट्रियल पोस्टों को अलग बांटा था, इसलिए सिविल सर्विस का इन्होंने पिताजी कहा जाता है। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्लेस्ड इन द हैंड्स ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड द सेकंड स्टेटमेंट, इसने पहली स्टेटमेंट में बोला कि जो लोकल का जो सामान्य थी उनका प्रशासनिक कार्य क्या हाथों में दे दिया, रेवेन्यू कलेक्शन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्या कर इकट्ठा करना काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे दिया। लैंड रेवेन्यू असेसमेंट वाज फिक्स्ड परमानेंटली विद जमींदार। ये हमने कल भी बात की थी, या परसों बात की थी, पहले प्रीवियस वीडियो में बात की थी, सॉरी। तो ये क्या था कि लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम था फिक्स किया परमानेंटली विद जमींदार। इसने लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी जो बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ का एरिया था उसमें परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बोलते हैं। रेवेन्यू कलेक्शन करने का 1/11 गवर्नमेंट को जाएगा, 10th-11th सिर्फ जमींदार के पास रहेगा। जो पीसेंट्स हैं, जो टेनेंट बोल दिया उनको, उनके पास कुछ नहीं रहेगा। वो सिर्फ जो पीटीनेस, जैसे उनकी दया पे, जमींदारों की दया पे थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता था, उनका बसर हो जाता था वो। तो इसने क्या है, ये करेक्ट है, क्योंकि जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम कॉर्नवालिस ने किया था। और द थर्ड ऑप्शन इज प्राइवेट ट्रेड वाज फॉरबिडन फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप आंसर बताइए इसका कौन सा है, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट है। आंसर का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कॉर्नवालिस कोड ए बॉडी ऑफ द लेजिस्लेटिव एक्ट 1793। कॉर्नवालिस कोड था जो, मतलब इन्होंने गवर्नर जनरल थे, कुछ एक पेपर पे लिख दिया, एक फ्रेमवर्क बना दिया, उसको कोड बोल दिया। 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, गवर्नेंस को, टेरिटरी इन इंडिया, उसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कि अच्छे से मैनेज हो, तो उसने ये कोड में लिख दिया कि क्या किया उसने। गवर्नर जनरल थे 1786 से 1793 में, मैंने बता दिया कि सिविल सर्विस को डिमार्केशन कर दिया था, ये मजिस्ट्रियल पोस्ट हैं, ये कलेक्शन के लिए रहेंगी, ये ऐसे से इन्होंने कर दिया था। इन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि जमींदार है, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू, जमींदारों को डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्टर बोल दिया। मतलब हम हिंदी में टर्म बोलते हैं जमींदार, इंग्लिश में टर्म थी कि डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू, जो अपने ज़िले का पैसा इकट्ठा करने वाला जमींदार बोल दिया उन्होंने। 1/11 वो अपने आप ले लेते थे, इसका दे देते थे, इसलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं। और सेकंड जो स्टेटमेंट है इसमें बोला गया कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या है, इसका फिक्स हो गया था, इसका पॉलिसी की, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। और थर्ड इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड है, 2 ब्रांचेज ऑफ द कंपनी, रेवेन्यू एंड जुडिशरी, दे वर कंपनसेटेड बाय द न्यू एंड जनरल स्केल ऑफ पे। क्या है प्राइवेट ट्रेड, क्या है, सब कंपनी के पहले मेंबर प्राइवेट अपना खुद का भी बिजनेस करते थे, पर जो जुडिशरी पोस्ट पे थे या रेवेन्यू पोस्ट पे थे उनको मनाही कर दिया था क्या कॉर्नवालिस ने, कि तुम अब यहाँ पे बिजनेस नहीं करोगे, आपकी पे स्केल ज़्यादा कर दिए जाएंगे, पर आपको प्राइवेट बिजनेस नहीं करना है। सेम हमारे आजकल जैसे यूपीएससी का पेपर होता है, एथिक्स एंड कोड है, आपको किसी से प्रेजेंट्स नहीं लेना, आपको कोई जैसे पोस्ट रहती है कि यूपीएससी के चेयरमैन को आगे पॉलिटिकल पोस्ट नहीं मिलेगी, जैसे ये रूल रहते हैं, सेम वैसे भी इन्होंने रूल बनाने की कोशिश, इसलिए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को यूपीएससी सिविल सर्विस का पिताजी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80th क्वेश्चन, with reference to the New York Convention recently in news, consider the following statement. The first statement is it recognized and enforced the foreign arbitral awards. इसमें बोला गया कि इट रिकग्नाइज, जानकार करते, एनफोर्स दबाती है, फॉरेन आर्बिट्रेरल अवार्ड्स, जो विदेशों में आर्बिट्रेट विवादपूर्ण अवार्ड हैं। इसमें पूछा गया कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन, न्यूयॉर्क जो जगह है यूएसए की है, रिसेंटली न्यूज, क्या न्यूयॉर्क
हमें अभी न्यूज़ में था, किस बात के लिए था कि इट रिकग्नाइज कन्वेंशन जो है, क्या है ये, न्यूयॉर्क में, यूएसए का एक शहर है, वहाँ पे कि ये हुआ था कि जो भी एक रूल बना था कि कन्वेंशन, एक मान्यता बनी थी कि इन्फोर्स करेगा फॉरेन एट्री, जो मतलब विवाद है वार्ड के बीच में, क्या उस पर वो रिजोल्व करेगा। इट वाज एडोप्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट 1958 में। इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू द कन्वेंशन, इंडिया क्या उसका नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिया वाज अ पार्टी। अभी देखो ये मैं क्या एक्सप्लेन करता हूँ आपको। क्वेश्चन में दिया गया कि न्यूयॉर्क में कन्वेंशन हुआ था, उस कन्वेंशन के बारे में कथन दिए गए हैं, ये सत्य हैं या ठीक है, वो सत्य हैं या गलत हैं। इसमें क्या बोला गया, इंडिया उस कन्वेंशन का पार्टी थी, मेंबर था उनमें से, एक देश में से हाँ था। इसमें सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, इट वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन द 1958। इसमें पूछा गया कि 1958 में वो अडॉप्ट किया था या नहीं किया था, और ये जब विवाद है उनको जानकारी देता है, उनको रिकग्नाइज करता है, मानता है, और उसको अवार्ड्स को इन्फोर्स करता है। इसका आंसर आप बताओ, गैस करो, तब तक मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है बी। बी आंसर है, मतलब बी आंसर में क्या बोला गया, रिसेंटली जो केन एनर्जी है, हाँ, तो हैज फाइल्ड ए केस इन अकॉर्डेंस विद द न्यूयॉर्क कन्वेंशन। न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, अनुसार उन्होंने क्या है, फाइल कर दिया केस यूएसए कोर्ट में, कि बोल दिया इनफोर्स है यूएसडी, यूएस डॉलर बोलते हैं यूएसडी को, यूएस डॉलर 1.2 बिलियन आर्बिट्रेट, मतलब 1.2 अरब, मतलब 120 करोड़ बोल दो, 120 करोड़ डॉलर डिस्प्यूट अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ उन्होंने बोल दिया। क्योंकि देखो, न्यूयॉर्क कन्वेंशन इज द कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन फॉर द रिकग्नाइजेशन। हाँ, ये है कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन या इन्फोर्समेंट के लिए होता है, कि विवाद चल रहा हो उसको रिकग्नाइज करेगा दो देशों के बीच, और उसको इन्फोर्स करवाने का, कि ज़बरदस्ती करवाने का ये काम करेगा कन्वेंशन। हमने इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर रखा है। इट वॉज एडोप्टेड बाई द यूनाइटेड नेशन ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस हेल्ड 1998 में। 1998 में जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में, जो यूएसए में है। उसमें 7 जून 1959 को इंडिया भी उसका फोर्स में आ गया था। स्टेटमेंट थी करेक्ट है, इनकरेक्ट है। इंडिया इज ए पार्टी टू द कन्वेंशन विच आल्सो हैज़ 166 अदर कंट्रीज सिग्नेटरी। इंडिया इसका पार्ट है, उसमें ऑप्शन में दिया था। अब देखो मैं बताता हूँ इसके बारे में। केयर एनर्जी जो था, ये इंडिया में काम करता था एयर इंडिया के साथ। केयर एनर्जी जो, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, वैसे ही केयर एनर्जी है जो एयर इंडिया के साथ काम करता था। इसकी ऑयलिंग वगैरह, रिफ्यूलिंग वगैरह करता था, जो गैस और एनर्जी के मामले में काम करती थी, कंपनी थी ये। और ये कंपनी जो थी, इंग्लैंड की कंपनी थी। तो क्या था, 2006-7 में डिस्प्यूट हुआ अपने टैक्स का कुछ कलेक्शन के लिए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स 1.2 बिलियन डॉलर का लगा दिया था, और इसने कुछ वसूल भी कर लिया था, पूरा इंडिया ने वसूल नहीं किया था। तो क्या हुआ, इसके खिलाफ ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इन्होंने फाइल कर दिया था केस, और तो फिर वहां पे केन एनर्जी जीत गई, और उनको पैसा लेना है इंडिया से 1.2 बिलियन डॉलर। 1.2 बिलियन डॉलर उसको लेना है, तो वो अवार्ड कर दिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जो था कोर्ट, उसने कर दिया। तो उसके खिलाफ इंडिया ने पिटीशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हेग में, नीदरलैंड में जिसका हेडक्वार्टर है, तो उसने इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया ने इसके साथ खिलाफ फाइल कर दी और स्टे ले लिया कि हम ये पैसा केन एनर्जी को नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही कंपनी एयर इंडिया है, तो मैं एयर इंडिया से पैसा वसूल करूंगा उसके शेयर। तो अभी क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक सर्कुलेट, अभी क्या था, जो इंडियन गवर्नमेंट ने सर्कुलेट जारी किया था कि विदेशों में जिसके बैंक का खाता है, पैसे हैं, वो वापस ले आओ, नहीं तो केन एनर्जी वहाँ से आपको रिकवर कर लेगी अपने पैसे का, जो हमारे पास उन्होंने इम्पोज किया हुआ है। और इंडिया ने इसके खिलाफ इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट में भी अपील की हुई है कि इसको दोबारा से सुनवाई की जाए। और जो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट, वो उसका नीदरलैंड में और हेग में उसका हेडक्वार्टर है, और जो ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट अलग है जिसने फैसला सुनाया था। और ये क्या है, इंडिया इसको पैसे को मना कर रही है, केन एनर्जी पैसा लेना चाहती है। दैट्स इनफ फॉर टुडे।
tomorrow I will come with new questions, and try to watch all my videos. Then only you will realize that that is very fruitful for you, and it will connect the dots in your mind, and then all the things will be in line after watching these videos. Thank you friends. I will come tomorrow with new questions.